हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट, देखो एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट रहती है, तो पांचों यूनिट में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उस टॉपिक को आज इस क्लास में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप इस क्लास को पूरा अच्छे से देखिएगा। इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का जो नाम है, देखो सबसे पहले तो ये जो क्लास है एमबीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है जिसने एचआर स्पेशलाइजेशन लिया है। उसमें जो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ पर जो इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, ट्रेनिंग ऑडिट क्या होता है, ट्रेनिंग एवोल्यूशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ट्रेनिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सबसे पहले 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस सब्जेक्ट का सिलेबस अगर देखते हैं तो पांचों यूनिट में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक अगर आपको दिखेंगे तो वो दिखेंगे ट्रेनिंग से रिलेटेड ही। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसके बारे में सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग क्या होता है, इसके जो ऑडिट है, इवोल्यूशन है, प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस लिए ज़रूरी है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। को जो कॉल्प्स की लर्निंग साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग मैनेजर के जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैलेंजेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर हम यहाँ पर देखेंगे लेसन प्लानिंग के बारे में, और जो यहाँ पर लॉजिस्टिक एंड जो कहना चाहिए लॉजिस्टिक और फिजिकल अरेंजमेंट होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रेनिंग है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेनिंग ही है। ठीक, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण, ठीक, यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की जो अवधारणा है, मतलब यहाँ पर जो प्रशिक्षण की अवधारणा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, इसको हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग देखते हैं इसकी। ट्रेनिंग इज अ प्लांट प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय आर डेवलपमेंट नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज रिलेटेड टू देयर वर्क सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क बेटर एंड इफिशिएंटली। मीन्स देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रेनिंग इज अ प्लांट प्रोसेस, मतलब ट्रेनिंग क्या है, एक प्लांट प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ठीक, योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके थ्रू यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, उनको यहाँ पर जो उनके काम है, काम से रिलेटेड जो भी उनका नॉलेज है, ठीक, जो भी उनका नॉलेज है, जो भी यहाँ पर उनकी स्किल है, ठीक, स्किल है, एबिलिटी है, इसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। क्यों डेवलप किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपने काम को बहुत अच्छे से कर सके, ठीक है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, बेटर तरीके से और इफ़िशिएंटली तरीके से यहाँ पर वो अपने वर्क को प्रेजेंट कर सके या परफॉर्म कर सके। तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग एक प्लांट प्रोसेस है, मतलब क्या है, ये एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, कर्मचारियों को या एम्प्लॉय को उनके काम से संबंधित, सबके काम अलग अलग रहते हैं तो सबकी ट्रेनिंग भी अलग अलग रहेगी। तो जिसका जैसा काम रहता है उसको उसी के काम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उसका जो नॉलेज है, स्किल है, ठीक, स्किल है, एबिलिटी है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप हो सके। और क्यों डेवलप हो सके, ताकि वो जो भी काम करेगा, जो भी एम्प्लॉय है या कोई भी पर्सन है, जब वो उस काम को करेगा तो वो यहाँ पर इस काम को बहुत अच्छे से, बेटर तरीके से और इफ़िशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। ट्रेनिंग मीन्स
teaching employee how to do their job so that they perform the job correctly, make favor mistake, increase productivity। मतलब देखो, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉय को काम सिखाना। ठीक है, ट्रेनिंग का अगर हम एक लाइन में छोटा सा अगर मीनिंग देखें तो क्या है? यहाँ पर एम्प्लॉय को काम सिखाना। किस लिए काम सिखाना? ताकि वे जो काम है, काम को सही तरीके से कर सके। अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तभी तो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर सकेगा। जो भी मिस्टेक्स होती है वो मिस्टेक्स यहाँ पर कम होगी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है? ताकि एम्प्लॉय काम करना सीखे या जो काम है उसको अच्छे से कर सके। ठीक, और अगर काम को अच्छे से करेगा तो क्या होगा? मतलब काम सही तरीके से होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इसलिए यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को या जो पर्सन होता है उसे ट्रेनिंग दी जाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ट्रेनिंग का। When a new employee join a company, they are know how to operate a machine, use software and explain safety rules. This is called training। मतलब देखो, जब किसी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ठीक, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी जिनको ये नॉर्मली सबको पता है ये चीज़ तो, लेकिन कुछ लोग इस पीरियड से निकले भी होंगे जिन्होंने अगर स्टार्टिंग में जैसे जॉब करना स्टार्ट किए होंगे तो पहले यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ये नॉर्मल चीज़ सभी को पता है कि जब भी कोई मतलब न्यू एम्प्लॉय रहता है उसे सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि जब किसी कंपनी में न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में फिर क्या सिखाया जाता है उसे? ट्रेनिंग में उसे सिखाया जाता है मशीन को ऑपरेट करना, मतलब मशीन कैसे चलाई जाती है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाता है, सेफ्टी रूल्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें उसे समझाई जाती है ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये सब क्या है? इन सारी चीज़ों को ही, या ये जो प्रोसेस है इसे ही क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं सेकंड। देखो, अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग क्या है वो हमने समझ लिए, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, उसके उद्देश्य क्या है। ठीक, देखो, फर्स्ट उद्देश्य यहाँ पर क्या है? इम्प्रूव स्किल। मतलब देखो, अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी एम्प्लॉय है या पर्सन है उसकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगा, उसके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, उसकी एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तभी वो यहाँ पर क्या करेगा? जो काम है काम को और ज़्यादा अच्छे से करेगा, मतलब जो काम करने की उसकी क्षमता है वो बढ़ेगी, वर्क कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक, फिर सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा इंक्रीज इफिशियंसी। मतलब जो काम है वो मतलब फास्ट होगा और सही तरीके से होगा। अब यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की या पर्सन की जब इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वो काम को जल्दी से ख़त्म कर पाएगा और बहुत अच्छे से भी कर पाएगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ सीख रहा है? वो ट्रेनिंग में सीख रहा है। तो ट्रेनिंग की क्या हुई है? ये ऑब्जेक्टिव हुई है। फिर उसके बाद में थर्ड क्या है हमारा? रिड्यूस मिस्टेक। मतलब यहाँ पर क्या होगी? अब गलतियाँ भी कम होगी। जब कोई एम्प्लॉय या पर्सन काम को अच्छे से करना सीख जाता है तो ऑब्वियसली उससे क्या होगी? मिस्टेक्स कम होगी। ठीक, फिर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर कोई एम्प्लॉय अगर काम अच्छे से करना सीख रहा है, उसके नॉलेज में, उसकी स्किल में, एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक, फिर है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखो, उसकी स्किल में, एबिलिटी में, नॉलेज में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, उसकी इफ़िशियंसी भी इम्प्रूवमेंट हो गई, मिस्टेक्स भी नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कर्मचारी का विकास करना। ठीक है, कर्मचारी का विकास करना या एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना ही क्या है? ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है। लास्ट क्या है फिर यहाँ पर? जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब जो काम की संतुष्टि को बढ़ाना। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा ट्रेनिंग से? यहाँ पर जब स्किल में, इफ़िशियंसी में अगर किसी काम में मिस्टेक नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लास्ट में जो एम्प्लॉय है या कोई पर्सन है उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन
सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी ही, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी इंक्रीज होगी ही। नॉर्मली अगर हम अपने ऊपर से भी इस चीज़ को सोचें कि अगर हमें कोई काम बहुत अच्छे से आता है तो हम उस काम को करने में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन। जब एक एम्प्लॉय या पर्सन किसी काम को करने में परफेक्ट हो जाता है तो उसका जॉब सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है ट्रेनिंग की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो ये थे ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव, और ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखो सारे पॉइंट लिखे हुए थे, यहाँ पर हमने इसको एक फ्लो चार्ट में बना दिए, ठीक। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, या आपको जैसे भी फ्लो चार्ट बनाना है आप बिल्कुल ऐसे पॉइंट को लिख करके फ्लो चार्ट बना सकते हो, और उसके बाद में फिर आपको एक एक पॉइंट को लिख करके मतलब डिस्क्राइब करना है, जैसे अभी हमने बोल करके डिस्क्राइब किया। आपको एग्जाम में वैसे ही सारी चीज़ों को लिख करके वहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या है, इसको आपको लिख करके डिस्क्राइब करना है। लेकिन कोशिश करना कि अगर आप कोई भी यहाँ पर जैसे मेन टॉपिक लिखे हो तो उसके बाद में जो भी यहाँ पर 2 लाइन अपना जो भी लिखना है आपको कि ट्रेनिंग क्या होता है या उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज़ों को, उसके बाद में सारे पॉइंट का फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट बनाने के बाद में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करना, ठीक। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलते हैं। आप देखो अभी हमने यहाँ पर जो डिस्कस किए ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसका एग्जाम्पल देखे और इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किए। अब हम देखेंगे यहाँ पर फीडबैक इन ट्रेनिंग, मतलब अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की प्रतिक्रिया क्या है, मतलब अगर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है तो यहाँ पर उसका जो फीडबैक है, फीडबैक यहाँ पर क्यों लेना चाहिए या फीडबैक लेने से क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। सबसे पहले जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग को देखते हैं। फीडबैक इन ट्रेनिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू ट्रेनी अबाउट देयर परफॉर्मेंस, लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रेंथ एंड एरिया रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट सो दैट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। मतलब देखो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं, ट्रेनिंग तो ठीक है, ट्रेनिंग तो सभी को पता है, प्रशिक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ये देखो अब यहाँ पर जो ये ट्रेनी है, ठीक, ट्रेनी और एक होता है ट्रेनर, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेनी मतलब क्या होता है और ट्रेनर मतलब क्या होता है। ट्रेनी मतलब होता है कि जो ट्रेनिंग लेता है, ठीक है, जो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेने वाला, और ट्रेनर कौन होता है, जो ट्रेनिंग देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जैसे एक स्कूल का एग्जाम्पल, जो एक टीचर है वो ट्रेनर कहलाएगा और जो स्टूडेंट है वो क्या कहलाएंगे, ट्रेनी कहलाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर ट्रेनर और ट्रेनी में आपको बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये पता रहना चाहिए, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि फीडबैक इन ट्रेनिंग क्या होता है। देखो ट्रेनिंग में फीडबैक वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो प्रशिक्षक, मतलब प्रशिक्षक बोलने से जो ट्रेनर है, ट्रेनर यहाँ पर जो उनके ट्रेनी है, प्रशिक्षणार्थी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेनी, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है। तो जो यहाँ पर ट्रेनर है, ट्रेनर अपने ट्रेनी को उनके यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो उनकी लर्निंग प्रोसेस रहेगी, मतलब जो उनकी सीखने की प्रगति रहेगी, एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो उनकी मजबूत पक्ष है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर सुधार की आवश्यकता वाले जो भी क्षेत्र होंगे, ठीक है, एंड एरिया रिकवरिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब यहाँ पर जो भी जो ट्रेनी है, ट्रेनी के जो भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाले एरिया होंगे, उस एरिया की यहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक, ताकि इससे क्या हो सके कि जो ट्रेनी है, जो ट्रेनर है, ट्रेनर के जो यहाँ पर उद्देश्य है, या हम कह सकते हैं कि जो भी इसके पर्पस हैं वो यहाँ पर प्रभावी रूप से, मतलब इफेक्टिवली प्रभावी रूप से पूरे किए जा सके। मतलब देखो एक सिंपल सी चीज़ अगर हम देखें कि जो फीडबैक इन ट्रेनिंग है वो क्या है, जब ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर एक ट्रेनर के थ्रू ट्रेनी को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक,
ट्रेनिंग दे दिए, लेकिन उसका फीडबैक भी लेना ज़रूरी है कि भाई आपने मतलब जो भी आप मतलब काम कर रहे हो, काम तो सही कर रहे हो, लेकिन उसमें यहाँ पर क्या मिस्टेक है उसको कैसे सुधारना है, या जो कहना चाहिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है तो उस एम्प्लॉय ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, या उसे कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम भी यहाँ पर लास्ट में ये बोल सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, या अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगर लग रही है कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी फीडबैक है, आप यहाँ पर वीडियो को देखने के बाद में लास्ट में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि वीडियो कैसा था, क्या था, जो भी है आप यहाँ पर फीडबैक दे सकते हो। तो यही होता है एक ट्रेनिंग में भी, जब ट्रेनिंग होती है या फिर जो ट्रेनिंग के बीच में भी यहाँ पर क्या होता है, जिससे ट्रेनिंग दी जाती है उससे यहाँ पर फीडबैक लिया जाता है कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पूछा जाता है और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। यही होता है फीडबैक इन ट्रेनिंग। एक देखो सिंपल लाइन यहाँ नीचे लिखी हुई है, अगर किसी एम्प्लॉय को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है और जो ट्रेनर है, ट्रेनर कहता है आपका काम अच्छा है, ठीक है, किसी एम्प्लॉय को यहाँ पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो यहाँ पर जो ट्रेनर है, ट्रेनर कहता है उस एम्प्लॉय से कि आपका काम अच्छा है, लेकिन टाइपिंग स्पीड और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, ये फीडबैक है, ठीक, इसी को कहते हैं फीडबैक इन ट्रेनिंग। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो फीडबैक इन ट्रेनिंग है उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं। फर्स्ट है यहाँ पर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। फीडबैक हेल्प ट्रेनी करेक्ट देयर मिस्टेक एंड परफॉर्म बेटर। देखो फीडबैक से क्या है, फीडबैक से जो ट्रेनी है मतलब जो एम्प्लॉय यहाँ पर सीख रहा है, अपनी गलती सुधार कर बेहतर काम करना सीखता है। अगर यहाँ पर देखो जैसे किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम जा रही है, या आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, अब यहाँ पर जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रेनी है या जो स्टूडेंट है उसको पता चलेगा कि भाई मेरे साथ में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और उसको उस चीज़ को वो फिर बेटर करने की कोशिश करेगा ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस यही है फीडबैक लेने के ट्रेनिंग के। क्लियरिफाई लर्निंग, इट शो ट्रेनी वेदर दे आर लर्निंग एंड अप्लाइंग स्किल करेक्टली। देखो ट्रेनी को पता चलता है कि वह सही सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। जब एक स्टूडेंट को पूछा जाएगा कि आज की क्लास में क्या पढ़ाया गया, आप खड़े होकर के बताइए, तो उसे यहाँ पर पता चलेगा ना कि मैं कुछ सीखा या नहीं सीखा, मुझे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय से भी फीडबैक लिया जाता है, तो कि आपने यहाँ पर जो ट्रेनिंग हुई या ट्रेनिंग हो रही है उसमें आप क्या सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, ठीक। तो यही इसके इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर जो लर्निंग है, लर्निंग यहाँ पर क्लियरिफाई होती है। फर्स्ट क्या था, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सेकंड क्या है, यहाँ पर जो लर्निंग है उसमें क्लियरिफाई हो रहा है। थर्ड क्या है, फिर इंक्रीज मोटिवेशन, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड इनकरेज ट्रेनी टू लर्न मोर। देखो पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है, यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होता है और इनकरेज भी इंक्रीज होता है, मतलब जो उत्साह है वो भी बढ़ता है। अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट से फीडबैक लिया गया कि आपको साइंस की क्लास में क्या पूरा लेक्चर समझ में आया, और जब वो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक देता है कि हाँ मुझे पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और जो इनकरेज है वो भी इंक्रीज होगा, मतलब जो उसका उत्साह है वो और अच्छा, मतलब कहना चाहिए और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो क्या होगा, क्लास में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की सोचेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ट्रेनिंग में भी होता है, अगर कोई एम्प्लॉय को प्रॉब्लम जाती है तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है, और अगर किसी एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग समझ में आ रही है तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है, और यहाँ पर जो उसका उत्साह है, इनकरेज है, वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता है, ठीक। तो ये क्या है, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की फीडबैक लेने की ये इम्पोर्टेंस है। आगे देखते हैं और कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंस हैं। देखो फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या देखे,
यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, फिर यहाँ पर जो लर्निंग है वो उसमें क्लियरिफाई हो रहा है, मोटिवेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। आगे देखते हैं इसमें, हेल्प अचीव ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, फीडबैक इंश्योर दैट ट्रेनिंग इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो फीडबैक से क्या होता है कि ट्रेनिंग सही दिशा में चलती है। अब देखो, जैसे यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपको जो सीखना है आपको वही सिखाया जा रहा है या नहीं सिखाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सही दिशा मिलती है कि भाई जो ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनिंग सही दिशा में चल रही है, सामने वाले को जो सीखना है उसे वही सिखाया जा रहा है। तो फीडबैक लेने से जो ट्रेनिंग है उसके फीडबैक लेने का ये भी एक इम्पॉर्टेंस है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव है उसे यहाँ पर अचीव करने में हेल्प होती है। ठीक, सपोर्ट कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, रेगुलर फीडबैक हेल्प इन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड नॉलेज। देखो रेगुलर फीडबैक से स्किल लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहती है। अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट से जब डेली पूछा जाए कि भाई आपको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है, अगर प्रॉब्लम जा रही है तो उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसकी स्किल है, जो उसका नॉलेज है एक स्टूडेंट का या किसी भी एम्प्लॉय का, या जो उसका यहाँ पर कहना चाहिए एबिलिटी है, नॉलेज है, स्किल है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, इम्प्रूव होते जाएगी। तो यहाँ पर एक ट्रेनिंग का फीडबैक लेने के ये सारे इम्पोर्टेंस थे। ठीक, फीडबैक ट्रेनिंग को इफ़ेक्टिव बनाने और ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस को सुधारने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फीडबैक ट्रेनिंग को क्या करता है, जो फीडबैक लिया जाता है वो ट्रेनिंग को क्या करता है, इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। ठीक, साथ ही यहाँ पर जो ट्रेनी मतलब जो सीख रहा है, जो ट्रेनिंग ले रहा है, उसके परफॉर्मेंस को यहाँ पर सुधारने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं आप। अब देखते हैं हम यहाँ पर ट्रेनिंग इवोल्यूशन क्या है इसके बारे में, मतलब जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का जो मूल्यांकन है उसके बारे में देखते हैं कि ट्रेनिंग का मूल्यांकन करना भी क्यों जरूरी है। सबसे पहले इसकी भी हम मीनिंग देखेंगे। देखो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग इवोल्यूशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय मेजरिंग हाउ फॉर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हैव बीन achieved and how it has improved the knowledge, skill and performance of training। ठीक है, देखो जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन है, मतलब जो ट्रेनिंग का मूल्यांकन है वो क्या है, वह व्यवस्थित प्रक्रिया है, मतलब सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू यह आकलन किया जाता है, मतलब असाइन किया जाता है कि जो प्रशिक्षण है, जो मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कितना इफेक्टिव रहा है, और उसने जो यहाँ पर ट्रेनी है, मतलब जो यहाँ पर ट्रेनिंग सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, उसके यहाँ पर जो नॉलेज है, जो यहाँ पर उसकी स्किल है, और जो यहाँ पर उसका परफॉर्मेंस है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया गया। ठीक है, देखो ट्रेनिंग का अगर मूल्यांकन किया जाएगा, इवोल्यूशन किया जाएगा, तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है, इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो करवाया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव है, उससे जो ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग मतलब ले रहा है, जो सीख रहा है, उसके जो नॉलेज है, स्किल है, और जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसमें कितना यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ट्रेनिंग इवोल्यूशन, और ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पर ट्रेनिंग इवोल्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव है। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इवोल्यूशन, मतलब ट्रेनिंग इवोल्यूशन के कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहला है यहाँ पर टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, मतलब देखो ट्रेनिंग की प्रभावशीलता मापने के लिए। सबसे पहले देखो जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर देखो यह जानने के लिए कि ट्रेनिंग सफल रही या नहीं रही। ट्रेनिंग का इवोल्यूशन या जो मूल्यांकन है वो इसीलिए ही किया जाता है कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग यहाँ पर सफल रही या नहीं रही, इस चीज़ को जानने के लिए ही
ट्रेनिंग इवोल्यूशन किया जाता है। ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड क्या है, टू चेक अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग के उद्देश्यों की पूर्ति जांचने के लिए। मतलब देखो, जो लक्ष्य था, जो भी गोल था, या जो भी यहाँ पर कहना चाहिए कि जो भी यहाँ पर गोल था, कॉमन गोल था, उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर वे जो कॉमन गोल था उसे अचीव किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्या था, फर्स्ट यहाँ पर जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है कि ट्रेनिंग जिस चीज़ के लिए की जा रही है, मतलब ट्रेनिंग जो करवाई जा रही है वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, इस चीज़ को चेक करना। सेकंड में क्या था कि जो भी यहाँ पर गोल थे, गोल फिक्स किए गए थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। ट्रेनिंग किसी न किसी गोल को गोल के लिए है, गोल को अचीव करने के लिए ही करवाई जाती होगी ट्रेनिंग। जैसे हमने इसके पहले यहाँ पर देखे थे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग हो रही थी। ठीक है, कि यहाँ पर गोल क्या था कि जो एम्प्लॉय है उसको कंप्यूटर का नॉलेज हो, कंप्यूटर चलाना सीखना, मतलब उसको कंप्यूटर चलाते आना चाहिए, ये गोल था। अब यहाँ पर देखो, सेकंड स्टेप में यही होता है कि यहाँ पर जो चेक किया जाता है कि जो ट्रेनिंग जिस चीज़ के लिए करवाई जा रही थी, जो गोल था, उसे अचीव किया गया या नहीं किया गया। और ये किस मतलब कब पता चलेगा, जब हम यहाँ पर ट्रेनिंग का इवोल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा। ठीक, फिर है लास्ट थर्ड यहाँ पर हमारा टू इम्प्रूव फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, भविष्य की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए इवोल्यूशन से मिली जानकारी आगे की ट्रेनिंग सुधारने में हेल्प करती है। जैसे मान लो कि पहले कोई भी अगर एक ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में अगर हम ट्रेनिंग का इवोल्यूशन करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे यहाँ पर मतलब फालतू के अननेसेसरी खर्चे हो गए हैं। ठीक है, फालतू के खर्चे हो गए हैं, अननेसेसरी खर्चे हो गए हैं। अगर हम यहाँ पर ये अननेसेसरी खर्चों को नहीं भी करेंगे तब भी हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम अगर अब ट्रेनिंग होगी तो यहाँ पर जो ये अननेसेसरी जो खर्चे हैं उसे यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक, तो इसीलिए जो ट्रेनिंग का इवोल्यूशन करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस था क्या था कि यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस था वो यही है कि यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही या नहीं रही, इस चीज़ को चेक करने के लिए ट्रेनिंग इवोल्यूशन करना चाहिए। फिर जिस गोल को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग की जा रही थी, उस गोल को यहाँ पर अचीव किया गया या नहीं किया गया, वो गोल पूरे हुए या नहीं हुए, इस चीज़ को चेक करने के लिए ट्रेनिंग इवोल्यूशन किया जाता है। फिर यहाँ पर फ्यूचर में अगर कोई ट्रेनिंग की जाएगी तो यहाँ पर उस ट्रेनिंग को और बेटर तरीके से किया जा सके, इसीलिए भी ट्रेनिंग इवोल्यूशन करना चाहिए। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस थे। आगे देखते हैं और कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंस हैं। ठीक है, अब फोर्थ हम यहाँ पर देखते हैं टू मेजर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार जानने के लिए। देखो, ट्रेनिंग के बाद स्किल और परफॉर्मेंस में कितना सुधार हुआ। देखो, ट्रेनिंग किस लिए की जाती है, ट्रेनिंग यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी पर्सन के जो नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए या डेवलप करने के लिए ही ट्रेनिंग की जाती है, ताकि वे अपने काम को आगे और बेटर तरीके से और इफेक्टिवली तरीके से यहाँ पर कर सके। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रेनिंग हुई, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद में अब ट्रेनिंग का इवोल्यूशन किया गया, तो उसमें यहाँ पर क्या चेक किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है या कोई पर्सन है, उसके स्किल में, उसकी परफॉर्मेंस में, उसके नॉलेज में, उसकी एबिलिटी में यहाँ पर कितना सुधार हुआ, इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग का इवोल्यूशन किया जाता है। ठीक, फिर फिफ्थ है हमारा टू जस्टिफाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की लागत को सही ठहराने के लिए। देखो, ट्रेनिंग पर किया गया खर्च उपयोगी था या नहीं था। जैसे इसके पहले भी अभी हमने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किए थे कि जैसे मान लो कि अभी जनवरी लास्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर में मानते हैं कि कोई ट्रेनिंग हुई होगी, उस ट्रेनिंग का हमें इवोल्यूशन करना है। किस लिए करना है, ताकि उस ट्रेनिंग में जो भी यहाँ पर खर्चे हुए वो खर्चे सही मतलब सही चीज़ों के लिए हुए या नहीं हुए, कोई अननेसेसरी यूज़ के लिए यहाँ पर पैसा तो नहीं गया है, कोई अननेसेसरी खर्चा तो नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जब भी ट्रेनिंग होगी तो उस टाइम पर इस अननेसेसरी खर्चे को यहाँ से हटा दिया जाता है। इसीलिए भी ट्रेनिंग का इवोल्यूशन करना जरूरी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे यहाँ पर ट्रेनिंग इवोल्यूशन के।
अब देखते हैं ट्रेनिंग ऑडिट क्या होता है। ट्रेनिंग ऑडिट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशिक्षण लेखा परीक्षा। ठीक है, लेखा परीक्षा, प्रशिक्षण लेखा परीक्षा, ये क्या होता है, इसकी भी हम यहाँ पर मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। देखो अभी हम यहाँ पर जितने भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रेनिंग से रिलेटेड ही कर रहे हैं और ये सारे टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार सिलेबस ज़रूर देखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा अगर टॉपिक देखने को मिलेंगे तो ट्रेनिंग से रिलेटेड ही मिलेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग की सारी चीज़ों को अगर अच्छे से समझ लिए तो आपका 70% जो पेपर है वो तो ऐसे ही आप इजीली बना करके आ सकते हो। इसलिए एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सको। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रेनिंग ऑडिट क्या होता है। देखो इसकी मीनिंग जो है, ट्रेनिंग ऑडिट मीन्स चेकिंग एंड रिव्यूइंग अ कंपनीज ट्रेनिंग प्रोग्राम टू सी वेदर दे आर प्रॉपरली प्लान्ड, यूजफुल एंड हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल। देखो ट्रेनिंग ऑडिट का मतलब है, जो ट्रेनिंग ऑडिट है उसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो संगठन है, संगठन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग को चेक करना, जांच करना, ताकि ये पता चल सके कि ट्रेनिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं, और कंपनी और जो कंपनी है, कंपनी का जो लक्ष्य है, जो गोल है, पूरे करने में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है ट्रेनिंग। अब आपको लग रहा होगा कि ट्रेनिंग इवोल्यूशन में भी यही हमने पढ़े, ट्रेनिंग ऑडिट में भी यही सेम चीज़ पढ़ रहे हैं कि ट्रेनिंग जो हो रही है उसको चेक करना ताकि पता चल सके कि ट्रेनिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, जो गोल हमने यहाँ पर मतलब जो गोल सेट किए थे या जो टारगेट था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा कि दोनों तो सेम ही है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग इवोल्यूशन एंड ट्रेनिंग ऑडिट। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर कुछ बेसिस के थ्रू यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस को क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, ट्रेनिंग इवोल्यूशन। इस चीज़ पर आप ध्यान देना, ये ट्रेनिंग इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग ऑडिट के बारे में। ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन को उठा के यहाँ रख दिए और ऑडिट को उठा के यहाँ, तो पूरा सब चीज़, पूरा सेटअप ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से सबसे पहले इस चीज़ को देखना कि ट्रेनिंग इवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ट्रेनिंग ऑडिट क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर इस चार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग के बेस में इसका डिफरेंसेस क्लियर करते हैं। मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो ट्रेनिंग इवोल्यूशन क्या है, ट्रेनिंग इवोल्यूशन क्या था कि ट्रेनिंग कितनी सफल रही यह यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक, ट्रेनिंग इवोल्यूशन में ट्रेनिंग कितनी सफल रही इस चीज़ को चेक किया जा रहा है। लेकिन ट्रेनिंग ऑडिट में क्या होता है, ट्रेनिंग ऑडिट में होता है एग्जामिनेस द ओवरऑल ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ट्रेनिंग व्यवस्था, मतलब जो भी यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम का जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट है या एग्जामिनेस है, उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ट्रेनिंग करवाई गई वो कितनी सफल रही इस चीज़ को चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पूरी ट्रेनिंग व्यवस्था है उसके बारे में ही चेक किया जाता है। ठीक, फिर है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फोकस, ट्रेनिंग इवोल्यूशन का जो फोकस है वो किस पर रहता है, फोकस ऑन रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पर जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन है उसका फोकस रहता है रिजल्ट पर और परफॉर्मेंस पर, इसका फोकस रहता है। फिर है यहाँ पर जो ट्रेनिंग ऑडिट है, ट्रेनिंग ऑडिट का यहाँ पर फोकस रहता है फोकस ऑन पॉलिसीज, मेथड एंड प्रोसीजर। मतलब यहाँ पर देखो जो नीतियाँ हैं और प्रक्रियाएं हैं उस पर ध्यान रहता है ट्रेनिंग ऑडिट का। देखो यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने से पहले बहुत सारी यहाँ पर पॉलिसीज बनती होगी, बहुत सारी मेथड्स रहती होगी, प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, तब जा कर के ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे किसी भी चीज़ की पहले हम कहना चाहिए कि प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, प्रोसीजर्स होता है, उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद में जा कर के यहाँ पर कोई भी चीज़
हो सकती है। वैसे ही ट्रेनिंग में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले पॉलिसी बन रही है, मेथड बन रहे हैं, प्रोसीजर बन रही है, उसके बाद में फिर ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ जो रिजल्ट है और परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दिया जाता है, ट्रेनिंग इवोल्यूशन पर। ट्रेनिंग ऑडिट पर किस पर ध्यान दिया जाता है, जो पॉलिसी होती है, जो मेथड होते हैं और जो प्रोसीजर होता है उस पर यहाँ पर फोकस रहता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से इसमें बेसिक डिफरेंस हैं। देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर पर्पस, मतलब जो उद्देश्य है। ट्रेनिंग इवोल्यूशन, इस वाले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, ट्रेनिंग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, और इसमें हमने यहाँ पर पढ़े थे ट्रेनिंग ऑडिट के बारे में। ठीक है, टू चेक वेदर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव और अचीव्ड। देखो, ट्रेनिंग के जो लक्ष्य हैं, जो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव है या जो गोल है वो पूरे हुए या नहीं हुए, ये इसका पर्पस रहता है। उद्देश्य क्या रहता है ट्रेनिंग इवोल्यूशन का, कि ट्रेनिंग के जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हुए या नहीं हुए, इसका पर्पस ये रहता है। और ट्रेनिंग ऑडिट का यहाँ पर जो पर्पस है वो क्या रहता है, जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, गोल से यहाँ पर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लो कि किसी को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है, अब उसको कंप्यूटर की तो ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन उसको यहाँ पर एडवांस एक्सेल के बारे में सिखाना है। ठीक है, गोल क्या है, एडवांस एक्सेल के बारे में एम्प्लॉय को सिखाना है। लेकिन अगर उसको यहाँ पर सिखा दिया जाए कि कंप्यूटर में पेंटिंग कैसे होती है, तो ये यहाँ पर जो गोल था उस गोल से यहाँ पर ये चीज़ मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही है। नाम तो वही है कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन गोल तो कुछ और है ना। तो ट्रेनिंग ऑडिट में यही चेक किया जाता है कि जिस गोल के लिए, जिस काम के लिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है, उसी काम के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, फिर है उसके बाद में टाइम। अब यहाँ पर देखो, जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन है, ट्रेनिंग इवोल्यूशन में यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन है, डन ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रेनिंग। मतलब देखो, ट्रेनिंग के दौरान या बाद में, मतलब जब ट्रेनिंग होती है उस दौरान चलती ट्रेनिंग में, और उसके बाद में ट्रेनिंग का इवोल्यूशन होता है। लेकिन जो ट्रेनिंग ऑडिट है वो होता है कंडक्ट पीरियडिकली, मतलब समय समय पर। यहाँ पर जो ट्रेनिंग ऑडिट है, ट्रेनिंग जो ऑडिट है वो समय समय पर होता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो ट्रेनिंग ऑडिट कर लिया जाता है। लेकिन जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन है वो कब होता है, ट्रेनिंग यहाँ पर जो इवोल्यूशन है वो होता है यहाँ पर चलती ट्रेनिंग में भी होता है या ट्रेनिंग के बाद में भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका स्कोप, मतलब जो इसका दायरा है। ट्रेनिंग इवोल्यूशन का जो दायरा है वो, उसका जो दायरा है एक ट्रेनिंग तक सीमित रहता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन का दायरा है वो एक ट्रेनिंग तक ही लिमिट रहता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग ऑडिट है उसका जो दायरा है वो पूरी ट्रेनिंग प्रणाली, मतलब जितना भी यहाँ पर जो ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, इसमें इसका स्कोप रहता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे ट्रेनिंग इवोल्यूशन के और ट्रेनिंग ऑडिट के। देखो, यहाँ पर फिर से एक सिंपल सा यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस दिया हुआ है कि ट्रेनिंग इवोल्यूशन क्या है और ट्रेनिंग ऑडिट क्या है। इवोल्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड ट्रेनिंग इवोल्यूशन। देखो, जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के जो यहाँ पर परिणाम है, जो मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट का यहाँ पर मूल्यांकन करना, मतलब इवोल्यूशन करना ही ट्रेनिंग इवोल्यूशन कहलाता है। मतलब यहाँ पर जो ट्रेनिंग का रिजल्ट है, उस ट्रेनिंग के रिजल्ट का इवोल्यूशन करना ही ट्रेनिंग इवोल्यूशन कहलाता है। फिर ट्रेनिंग ऑडिट क्या है, ट्रेनिंग ऑडिट क्या होता है, देखो ट्रेनिंग ऑडिट क्या होता है, संपूर्ण ट्रेनिंग, मतलब जो यहाँ पर जो पूरी ट्रेनिंग, जो पूरा ट्रेनिंग सिस्टम था या जो पूरी ट्रेनिंग एक्टिविटी थी, ट्रेनिंग एक्टिविटी को यहाँ पर चेक किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग ऑडिट कहा जाता है। आगे देखते हैं। फिर है ट्रेनिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रेनिंग कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण संचार। इसको भी हम यहाँ पर मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर में रहे होगे आप, तो आपने कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़े होंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रेनिंग तो अभी हमने यहाँ पर देख ली कि ट्रेनिंग क्या है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मीन्स होता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे से अपने जो भी थॉट्स हैं,
फीलिंग्स है, इंफॉर्मेशन है, या जो भी उनका नॉलेज है एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। मतलब जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे ही यहाँ पर कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ट्रेनिंग कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग कम्युनिकेशन मीन्स sharing information and instructions clearly between the trainer and the trainee during training। देखो, ट्रेनिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनर है मतलब जो ट्रेनिंग देने वाला है, और ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग लेने वाला है, ठीक है, के बीच में जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और जो भी यहाँ पर निर्देश है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर कहना चाहिए, साफ साफ एक दूसरे को बताने को होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से बताने को होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि ट्रेनिंग के दौरान जो यहाँ पर कहना चाहिए जो ट्रेनर है और जो ट्रेनी है, दोनों एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शंस को एक दूसरे के साथ जब क्लियरली यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है। देखो, ट्रेनिंग कम्युनिकेशन के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग कम्युनिकेशन, सबसे पहला यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर कम्युनिकेशन से ट्रेनी को ट्रेनिंग सही से समझ में आएगी। अगर एक हम यहाँ पर सभी इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का, ठीक, एक स्टूडेंट का और टीचर का एग्जांपल लेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ में सही से कम्युनिकेशन ना करे, सही से उसको इन्फॉर्मेशन ना दे, सही से अगर उसके साथ बात ना करे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या उसको कुछ समझ में आएगा, स्टूडेंट को नहीं आएगा। तो ऐसे ही एक ट्रेनिंग में भी होता है कि जो यहाँ पर कहना चाहिए जो ट्रेनी है, ट्रेनी को यहाँ पर जो ट्रेनर है सही से इंफॉर्मेशन देने को होना, सही से उसके साथ कम्युनिकेशन करने को होना, तभी उसको यहाँ पर ट्रेनिंग सही से समझ में आएगी। फिर सेकंड है इफेक्टिव लर्निंग। गुड कम्युनिकेशन लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाता है। देखो, गुड कम्युनिकेशन लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाता है। अब यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर जैसे एक टीचर स्टूडेंट से अगर अच्छे से यहाँ पर कम्युनिकेशन करेगा तो जो लर्निंग प्रोसेस रहेगी स्टूडेंट के लिए वो इजी हो जाएगी। जब एक टीचर स्टूडेंट से अच्छे से बात करता है तो स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर जब एक ट्रेनर ट्रेनी से अच्छे से कम्युनिकेशन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाती है। थर्ड क्या है, रिड्यूस कन्फ्यूज़न। क्लियर इंस्ट्रक्शन से गलती और कन्फ्यूज़न कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टीचर ने मान लो कि इसको टेस्ट लेना है, लेकिन टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर इस स्टूडेंट को इसने सही से टाइम टेबल नहीं बताया है, कोई सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टूडेंट है इससे मिस्टेक हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ऐसे ही एक यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी होता है, जब एक ट्रेनर ट्रेनी को जब यहाँ पर सही से इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, तब यहाँ पर जो ट्रेनी है ट्रेनी के साथ में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकते हैं, ठीक। इसीलिए गुड कम्युनिकेशन रहना चाहिए ताकि यहाँ पर जो मतलब ट्रेनिंग जिस चीज़ के लिए भी करवाई जा रही है उसके गोल को अचीव किया जा सके। फिर है इम्प्रूव इंटरेक्शन। देखो, ट्रेनर और ट्रेनी के बीच बेटर इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा लास्ट है अचीव ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ट्रेनिंग के गोल पूरे हो जाते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर देखे। तो ये सब क्या थे, ये सब थे ट्रेनिंग कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग है उसकी प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी हम मीनिंग देखेंगे। Process of training is the step-by-step way to finding training need giving training and checking if it worked। देखो, ट्रेनिंग की प्रक्रिया मतलब प्रशिक्षण की, मतलब जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग की ज़रूरत को पहचानना,
ट्रेनिंग देना और देखना कि यह सफल हुई या नहीं हुई। मतलब देखो जो प्रोसेस है ट्रेनिंग की, जो प्रोसेस है ट्रेनिंग की प्रोसेस का मतलब यही है कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की ज़रूरत को पहचानना, फिर ट्रेनिंग देना और देखना कि ये सफल हुई या नहीं हुई। मतलब ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से लेकर के एंड तक जितनी भी यहाँ पर स्टेप्स होती होगी उन सबको फॉलो करना, ठीक है, या इन सारी चीज़ों को, या ये जो पूरी प्रोसीजर होगी उसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। तो कौन कौन सी स्टेप्स होती है या प्रोसेस होती है देखते हैं आगे। देखो ट्रेनिंग की कौन कौन सी प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई नीड, मतलब पता करो कर्मचारियों को कौन सी स्किल सीखनी है। सबसे पहले ऐसे ही यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करवाई जा सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। सबसे पहले यहाँ पर पता रहना चाहिए कि हमें यहाँ पर किस चीज़ के लिए या किस गोल के लिए, किस टारगेट के लिए ट्रेनिंग करवाना है, एम्प्लॉय को क्या सिखाना है, ठीक है। इस सबसे पहले गोल को सेट किया जाता है, फिर ट्रेनिंग की जाती है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर जो भी नीड है, जो भी ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड क्या है, सेट ऑब्जेक्टिव, तय करो ट्रेनिंग से क्या सीखना है, ठीक है। सबसे पहले ये फिक्स करना चाहिए कि ट्रेनिंग से क्या सीखना है। फिर उसके बाद में है डिज़ाइन प्रोग्राम, ट्रेनिंग का तरीका और सामग्री बनाओ, ठीक है। ट्रेनिंग का क्या तरीका रहेगा, कौन कौन सी पॉलिसी रहेगी, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स करना। और ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे या जो भी इन्वेंट्री स्टॉक चाहिए होगा, सामग्री चाहिए होगा, उसे एकत्रित करना। फिर है डिलीवर ट्रेनिंग, अब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो। सारी चीज़ें हो गई, अब यहाँ पर देखो सब कुछ कंप्लीट है, अब यहाँ पर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है यहाँ पर इवॉल्यूएट, चेक करो ट्रेनिंग सफल हुई या नहीं। ट्रेनिंग देने लग गए अब एम्प्लॉय को, तो ये चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि ट्रेनिंग जिस उद्देश्य से हम दे रहे थे वो सफल हुई या नहीं हुई। लास्ट में है फॉलो अप, परफॉर्मेंस पर नज़र रखो और मदद करो। मतलब यहाँ पर देखो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी गई, एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग दी गई उस ट्रेनिंग पर यहाँ पर वो चेक भी किया गया कि ट्रेनिंग सफल रही या नहीं रही। फिर यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस पर भी नज़र रखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम जाती है एम्प्लॉय को तो यहाँ पर उनकी हेल्प भी करते हैं। मतलब यहाँ पर सबसे पहले देखो प्लानिंग से लेकर के पूरा एंडिंग तक जितनी भी स्टेप्स को हमने फॉलो किए, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं अब हम यहाँ से देखेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक है। ठीक, अभी तक हमने यहाँ पर ट्रेनिंग को लेकर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सभी को डिस्क्राइब किए कि जो ट्रेनिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसके बाद जो ट्रेनिंग है उसके फीडबैक को देखे, ट्रेनिंग ऑडिट, ट्रेनिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रेनिंग एवोल्यूशन क्या होता है, और साथ में इसकी जो प्रोसेस थी सभी टॉपिक को हमने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। ठीक, ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी पांचों यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी को हमने एक साथ डिस्कस किए। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में भी जैसे कोई भी अगर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले उसकी मीनिंग को, उसका जो कॉन्सेप्ट है या जो डेफिनेशन है उसको लिखना है, उसके बाद में ही आप आगे यहाँ पर जो भी आपको डिस्क्राइब करना है कर सकते हो। ठीक, लेकिन सबसे पहले आपको डेफिनेशन या जो इसकी मीनिंग है उसी से अपने क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द स्किल, नॉलेज, ability and overall potential of individual or organization are improved to enable growth and improve performance। देखो जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू व्यक्तियों या जो संगठन है, मतलब जो इंडिविजुअल है और ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी कौशल है, मतलब जो भी स्किल है, नॉलेज है, जो भी एबिलिटी है एंड जो उसका ओवरऑल
पोटेंशियल है, इन सारी चीज़ों में इम्प्रूव किया जाता है। ठीक, इम्प्रूव किया जाता है, किस लिए इम्प्रूव किया जाता है? ताकि विकास और बेहतर प्रदर्शन संभव हो सके। मतलब देखो, जो ग्रोथ है और यहाँ पर जो इनकी परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। देखो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी व्यक्ति या जो संगठन है, मतलब जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो भी स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, या जो भी उनका ओवरऑल पोटेंशियल है, उसे यहाँ पर क्या किया जाता है? उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसे इम्प्रूव किया जाता है। किस लिए? ताकि जो भी यहाँ पर मतलब डेवलपमेंट है या जो भी मतलब उनका परफॉर्मेंस है वो बेटर तरीके से हो सके। ठीक, देखो, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति के या ऑर्गेनाइजेशन की जो स्किल है, नॉलेज है या जो एबिलिटी को बढ़ाना, ताकि वो जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छे से उस काम को कर सके। ठीक, आगे देखते हैं इसको। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो हमने ट्रेनिंग पढ़े थे, ट्रेनिंग में भी सेम चीज़ यही थी और डेवलपमेंट में भी सेम चीज़ यही है कि जो पर्सन है उसके स्किल नॉलेज को डेवलप करना। ठीक, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ट्रेनिंग में भी हमने यही पढ़े, डेवलपमेंट में भी हमने यही पढ़े, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस, ट्रेनिंग क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो, डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेनिंग। देखो, किस बेस पर देखेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मीनिंग के बेस पर कि ट्रेनिंग क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। मीनिंग के बेस पर देखते हैं। देखो, जो ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज को सिखाना होता है। ट्रेनिंग किसी भी एक चीज़, कोई एक गोल रहता है किसी भी स्पेसिफिक स्किल को सीखने के लिए या फिर नॉलेज के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे किसी को मान लो कि अगर कंप्यूटर चलाते नहीं आता है तो उसे स्पेसिफिक ये स्किल सिखाने के लिए या फिर ये नॉलेज देने के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है और ओवरऑल एबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाना है, इम्प्रूव कराना है या इंक्रीज कराना है। मतलब एक पर्सन के अंदर जितनी भी एबिलिटी होगी सभी को डेवलप कराना। लेकिन जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में क्या है? किसी स्पेसिफिक एक स्किल को ही यहाँ पर या जो नॉलेज है उसी को सिखाया जाता है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस था इसमें। देखो, फोकस किस चीज़ पर होता है ट्रेनिंग का? इमीडिएट जॉब परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पर देखो, जो इमीडिएट मतलब जो तुरंत में उसको जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे किसी को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है लेकिन उसको जॉब में यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है, इमीडिएट जॉब परफॉर्मेंस बेटर करना है, तो यहाँ पर उसे ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? फ्यूचर करियर ग्रोथ और पोटेंशियल। मतलब देखो, अगर यहाँ पर किसी पर्सन की ओवरऑल एबिलिटी में डेवलपमेंट किया जाएगा तो वो यहाँ पर फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ हो सकती है। जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है जो नॉर्मली अभी किसी भी कंपनी में या ऑफिस में एम्प्लॉय का काम करता है। ठीक, लेकिन आगे अगर जैसे उसकी जितनी भी एबिलिटी है सब में डेवलपमेंट कराया जाएगा तो हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए, वो आगे चल के मैनेजर बन जाए, CEO बन जाए, एक बड़ी पोस्ट में जा सकता है। ठीक, फिर है यहाँ पर ड्यूरेशन। जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म की होती है लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? जॉब स्पेसिफिक टास्क को बेटर करना। और डेवलपमेंट का यहाँ पर पर्पस क्या होता है? एम्प्लॉय को तैयार करना फॉर फ्यूचर रोल के लिए। मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे कि अगर एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो वो आगे फ्यूचर के लिए तैयार होता है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए या एक बड़ी पोजीशन पर जाने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे देखो, ट्रेनिंग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सीखना, ये क्या है? एक स्पेसिफिक स्किल है या नॉलेज को सीखना है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? जैसे लीडरशिप स्किल या उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कराना। ठीक, तो ये क्या है? ये है डेवलपमेंट। ठीक, आगे देखते हैं। ये थे बेसिक डिफरेंसेस। आपको इसके थ्रू दोनों में डिफरेंसेस को याद रखना है और अगर एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर इस तरीके से चार्ट बना करके भी लिखना है। देखो, अब देखते हैं हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके इम्पोर्टेंस, उसके महत्व के बारे में देखते हैं। इम्प्रूव स्किल, कौशल में सुधार। देखो, अगर डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर स्किल में इम्प्रूवमेंट भी होता है। ठीक, जैसे डेवलपमेंट से एम्प्लॉयज़ के स्किल और नॉलेज बढ़ते हैं।
ठीक। फिर है प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए तैयार होना। एम्प्लॉय को आने वाली हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रमोशन के लिए तैयार करना। जैसे देखो, अगर किसी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा तो आगे वो कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आती है या अगर उसका प्रमोशन करना चाहे तो उसका प्रमोशन ईजिली हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी ओवरऑल एबिलिटी में डेवलपमेंट है। फिर है इनहेंस परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में सुधार। बेटर स्किल, नॉलेज से काम की गुणवत्ता और इफिशियंसी बढ़ती है। इंक्रीज मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने से एम्प्लॉय का जो उत्साह है और जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता है। अगर देखो किसी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट रहे, उसको हर चीज़ का नॉलेज रहे, तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा, जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन उसका इंक्रीज होगा। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, एक देखो अच्छी मतलब इंटेलिजेंट पर्सन को अगर ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को इजीली अचीव कर सकती है। लेकिन मान लो कि कोई एक मंदबुद्धि भोकस टाइप के आदमी को रख लिया जाए तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। उसको बताएंगे कुछ, वो करेगा कुछ, उसको सुनेगा कुछ और करेगा कुछ, मतलब इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब एक पर्सन जिसकी हर एबिलिटी डेवलपमेंट है, उसके पास हर चीज़ का नॉलेज है, स्किल है, तो यहाँ पर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इजीली अपने गोल को अचीव कर सकता है। ठीक, तो ये क्या थे? ये थे डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस। और ये सारे जो इम्पोर्टेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखो, ये जो मेन पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं ना, इसको आपको पहले यहाँ पर फ्लो चार्ट में लिखना है, उसके बाद में ही इसको आपको 1 बाय 1 करके एग्जाम में अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको एग्जाम में उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो थर्ड टॉपिक दिया हुआ है, कॉल्प्स लर्निंग साइकिल। ठीक, कि लर्निंग साइकिल कॉल्प्स की क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग को समझेंगे कि क्या है। देखो, मीनिंग में लिखा हुआ है, कॉल्प्स लर्निंग साइकिल इज अ लर्निंग मॉडल that learning is a continuous process in which a person experience, reflect on, form understanding and then put it into practice। देखो कॉल्प्स लर्निंग साइकिल क्या है? एक सीखने का मॉडल है, लर्निंग मॉडल है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि कॉल्प्स लर्निंग साइकिल क्या है? एक लर्निंग मॉडल है। ठीक, लर्निंग मॉडल है, सीखने का मॉडल है, जो क्या बताता है? जो ये बताता है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। मतलब जो लर्निंग है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे नॉर्मली हम भी कई बार ऐसे बोलते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना, और ये बात सही भी है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप किसी भी उम्र में जैसे कोई भी चीज़ सीख सकते हो। जैसे किसी को मान लो कि किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट है, लेकिन अगर उसे मतलब पहले अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो वो अगर उसको बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है उस चीज़ को सीखने की, तो वो बिल्कुल उस काम को करना चाहिए और सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जो कॉल्प्स लर्निंग साइकिल है वो यही बताता है कि ये एक लर्निंग मॉडल है, और जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? जिसमें जो पर्सन है वो अनुभव करता है, उस पर सोचता है, समझ बनाता है और फिर उसे व्यवहार में लेकर के आता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? कॉल्प्स लर्निंग साइकिल कहा जाता है। और इस लर्निंग साइकिल को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। कितनी स्टेज में डिवाइड किया गया है? 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है इसमें? एक्टिव, फिर है कॉन्क्रीट, फिर है ऑब्स्ट्रैक्ट और फिर है रिफ्लेक्टिव। अब ये सारे जो मतलब ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम यहाँ पर अभी 1 बाय 1 करके अच्छे से समझेंगे, और ये लर्निंग साइकिल क्या है इसको भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्लियर हुआ कि क्या है? ये एक लर्निंग मॉडल है। लर्निंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें कोई भी पर्सन अनुभव करता है, उसके बारे में सोचता है, समझता है और फिर उसे अपने व्यवहार में लेकर के आता है। ठीक, देखो, अब यहाँ पर जो इसकी स्टेज है 4 स्टेज में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव करना, या हम इसको कह सकते हैं कि ठोस अनुभव। ठीक, व्यक्ति कोई नया काम करता है और अनुभव प्राप्त करता है। जैसे मान लो कि कोई भी एक पर्सन है, वो कोई भी नए काम को अकेले स्टार्ट करता है,
अकेले स्टार्ट करता है, अकेले करता है और उसका अनुभव भी करता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एम्प्लॉय पहली बार मशीन चलाता है, ठीक है, पहली बार कोई मशीन को चला रहा है, मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट पहली बार प्रेजेंटेशन देता है, पहली बार प्रोजेक्ट बनाता है, तो ये सब क्या है, ये उसका अनुभव है, अनुभव कर रहा है। तो इसकी फर्स्ट साइकिल में यही चीज़ बोल रहा है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मतलब ठोस अनुभव या अनुभव करना। फिर है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अनुभव पर विचार करना। जैसे देखो, व्यक्ति सोचता है कि क्या अच्छा हुआ और क्या गलत। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय ने क्या किया, पहली बार मशीन चलाया, पहली बार मशीन चलाया, तो अब यहाँ पर वो सोचेगा कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, मशीन चलाने में मैंने यहाँ पर कौन कौन से रूल्स को सही से फॉलो किए और यहाँ पर मेरे से क्या मिस्टेक हुई, उस चीज़ का ये क्या कर रहा है, अपने अनुभव पर अब विचार कर रहा है। मशीन चलाते समय हुई गलतियों पर ये क्या कर रहा है, सोच रहा है। फिर है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मतलब निष्कर्ष निकालना, समझ बनाना। व्यक्ति अनुभव से थ्योरी या कॉन्सेप्ट सीखता है। देखो, अब यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है अनुभव से क्या होता है, अनुभव से यहाँ पर जो है थ्योरी या कॉन्सेप्ट को सीखता है। जैसे मशीन एग्जाम्पल में है, मशीन सही चलाने के रूल्स समझना। जैसे यहाँ पर इससे कुछ मिस्टेक हुई, उस मिस्टेक को यहाँ पर ये क्या करता है, सुधार रहा है, मतलब जो भी मशीन को सही चलाने के रूल्स थे उनको यहाँ पर अभी समझ रहा है। सबसे पहले क्या किया, पहली बार अकेले मशीन चलाया, जो गलती हुई उस पर उसने सोचा, जो गलती हुई उसको ठीक करने के बारे में अब सोच रहा है। और लास्ट क्या था हमारा, उसको भी देख लेते हैं। देखो लास्ट क्या है हमारा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मतलब प्रयोग करना, सीखी हुई बातों को फिर से लागू करना। अब यहाँ पर उसने पहली बार मशीन चलाया, जो गलती हुई उसको यहाँ पर नोटिस किया, फिर उसको ठीक किया, फिर अब वो एक बार फिर से कोशिश करेगा कि अब मैं एक बार फिर से मशीन चलाऊं, ताकि उसको यहाँ पर ये समझ में भी आना चाहिए ना कि मैंने यहाँ पर चीज़ों को सीखा या नहीं सीखा। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सीखी हुई बातों को वो फिर से एक बार अप्लाई कर रहा है, अगली बार मशीन को और बेटर तरीके से वो चलाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉल्प्स लर्निंग साइकिल कहा जाता है, ठीक। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, कॉल्प्स लर्निंग साइकिल सीखने की एक मतलब जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में ये एक्सप्लेन करता है, जो अनुभव, चिंतन मतलब जो विचार है, सोच है और कार्य पर बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पर जो ये है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, थिंकिंग एंड एक्शन पर ये बेस्ड होता है। और ये क्या है, कॉल्प्स लर्निंग साइकिल क्या है, सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में इसे एक्सप्लेन करता है। मतलब ये एक लर्निंग प्रोसेस है और लर्निंग प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक। टॉपिक नंबर 4, देखो टॉपिक नंबर 4 में क्या है, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रेनिंग मैनेजर। ट्रेनिंग क्या होता है ये हमने समझ ली, लेकिन अब देखेंगे हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग मैनेजर है उसके कौन कौन से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पर इसकी मीनिंग दी हुई है, द रोल ऑफ अ ट्रेनिंग मैनेजर इज टू प्लान, implement and control training program to improve the skill and performance of employee। देखो ट्रेनिंग मैनेजर का जो रोल है, ट्रेनिंग मैनेजर का जो रोल है उसका रोल यही है कि एम्प्लॉय के जो भी एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उनकी जो मतलब कहना चाहिए स्किल है या जो उनका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्लानिंग करता है, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि प्लान करना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना और उस पर नियंत्रित भी करना मतलब कंट्रोल भी करना। तो ट्रेनिंग मैनेजर का रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है कि उसकी भूमिका या जो काम है वो यही है कि एम्प्लॉय के लिए, यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए मतलब जो भी उनकी स्किल नॉलेज है या उनका जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को का प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना और साथ में उस पर कंट्रोल भी करना, ठीक। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और फिर देखेंगे कि कौन कौन से इसके सामने चैलेंजेस आते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेनिंग मैनेजर। ट्रेनिंग
नीड्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो यहाँ पर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब ट्रेनिंग की आवश्यकताओं को पहचानना, कर्मचारियों को जो एम्प्लॉय है उनको किस स्किल या नॉलेज की ज़रूरत है यह पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को कोई और स्किल नॉलेज चाहिए और उनको यहाँ पर किसी और चीज़ की ही ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऐसी यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और सही एम्प्लॉय को मतलब कहना चाहिए जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिसको जिसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, उसे वैसे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम किसका है, ट्रेनिंग मैनेजर का है। ठीक, फिर है प्लानिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ट्रेनिंग की योजना बनाना। अब यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर क्या करता है, जो ट्रेनिंग का टाइम है, बजट है, मेथड है और जो ट्रेनर तय करता है। ट्रेनिंग मैनेजर ही अब यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं देगा, वो एक ट्रेनर रखता है यहाँ पर जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करने का काम किसका है, ट्रेनिंग मैनेजर का है। काम बोलने से यही इसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, डिज़ाइन ट्रेनिंग कंटेंट, मतलब यहाँ पर देखो जो ट्रेनिंग सामग्री को तैयार करना, जॉब से जुड़ी यूज़फुल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मटेरियल बनाना। ठीक, मतलब यहाँ पर जो जॉब से जुड़ी यूज़फुल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मटेरियल को ही बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ऐसी यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना किसका काम है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने का काम है यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर का। फिर है कंडक्टिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कराना। जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग, अब ऐसे ही कहीं रोड पर खड़े होकर के तो ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। ट्रेनिंग अगर देना है तो उसके लिए प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा। फिर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग आयोजित करना। जैसे देखो जो ट्रेनिंग है वो भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑन द जॉब और एक होती है ऑफ द जॉब। ठीक है, ऑन द जॉब और एक क्या होती है, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब क्या होती है, ऑन द जॉब बोलने से जो जॉब के साथ में होती है, जैसे न्यू एम्प्लॉय को सीनियर एम्प्लॉय के साथ में काम करने के लिए बोल दिया गया, तो वो अपने सीनियर एम्प्लॉय से यहाँ पर काम करते करते सीख रहा है। ये क्या है, ये है यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जो यहाँ पर वर्क प्लेस से अलग जगह पर होती है, अलग प्लेस पर होती है। जैसे सुना भी होगा आपने कि IAS IPS की ट्रेनिंग क्या होती है, लबासना में होती है ना। अब यहाँ पर वो जॉब नहीं करते हैं लेकिन ट्रेनिंग के लिए अपने वर्क प्लेस से दूसरी जगह पर गए ना, तो इसी को कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, देखो ट्रेनिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको एग्जाम में अच्छे से लिख करके आना ही है। ठीक, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, कर्मचारियों को प्रेरित करने का काम भी यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर का है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कराने के लिए मोटिवेट करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया लेकिन जो यहाँ पर एम्प्लॉय है वो ट्रेनिंग ले ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनको ट्रेनिंग लेने के लिए मोटिवेट करने का काम भी किसका है, ट्रेनिंग मैनेजर का है। इवॉल्यूटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, मतलब ट्रेनिंग का मूल्यांकन करना, चेक करना कि ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस में सुधार हुआ या नहीं। ऐसे नहीं कि ट्रेनिंग तो करवा रहे हैं लेकिन ट्रेनिंग का कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग मैनेजर टाइम पर जा करके ट्रेनिंग इवॉल्यूशन करता है, मतलब चेक करता है कि जो ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जा रही है उससे कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग इवॉल्यूशन क्या है, अभी हमने यहाँ पर अच्छे से इसको डिस्कस कर लिए हैं। इसके पहले फॉलो अप इम्प्रूवमेंट, देखो फॉलो अप और सुधार करना, ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज़ के काम पर नज़र रखना और आगे सुधार करना। मतलब ट्रेनिंग दी गई है तो अब यहाँ पर देखा भी तो जाएगा ना कि ट्रेनिंग दी गई है तो एम्प्लॉय के काम में इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो उन्हें यहाँ पर फिर से बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक, तो ये सारे क्या है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके, एक ट्रेनिंग मैनेजर के। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस हैं इसके सामने, ट्रेनिंग मैनेजर के सामने। सबसे पहले होता है लिमिटेड बजट। हर चीज़ का सबसे पहले बजट ही बनाया जाता है। कम बजट में इफेक्टिव ट्रेनिंग कराना ये एक चैलेंजेस है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब यहाँ पर समय की कमी, काम के साथ ट्रेनिंग के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है, उसे अपना काम भी करना है और यहाँ पर ट्रेनिंग को भी देखना है कि ट्रेनिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सारे इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ये देखे। ठीक, फिर है एम्प्लॉय
रेसिडेंस मतलब कर्मचारियों की असहयोग्यता, कुछ एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेने में रुचि नहीं दिखाते, मस्त अपना आराम से बैठे रहते हैं, बोलते हैं यार कौन ट्रेनिंग ले, हो रही तो होने दो, अपने को क्या करना है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने का काम भी किसका है, ट्रेनिंग मैनेजर का है। तो ये क्या है, ये सब यहाँ पर एक ट्रेनिंग मैनेजर के सामने आने वाले चैलेंजेस है। फिर है आइडेंटिफाइंग करेक्ट ट्रेनिंग नीड। अब देखो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग की नीड है वो करेक्ट होनी चाहिए, मतलब सही प्रशिक्षण की ज़रूरत पहचानना। गलत नीड एनालिसिस से ट्रेनिंग बेअसर हो सकती है। मतलब यहाँ पर देखो जिस स्किल के लिए या नॉलेज के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, अगर उसे पहचाना ही ना जाए और कुछ भी ट्रेनिंग करा दी जाए तो यहाँ पर तो वो बेकार हो जाएगी ट्रेनिंग। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। मेजरिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग के परिणामों को मापना, ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस में कितना सुधार हुआ यह नापना कठिन हो जाता है। ठीक। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब नई टेक्नोलॉजी के अनुसार ट्रेनिंग को अपडेट करना भी चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे यहाँ पर चैलेंजेस है ट्रेनिंग मैनेजर के सामने। हमने यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर क्या है, उसके जो यहाँ पर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके चैलेंजेस को भी देख लिए। अब देखते हैं हम टॉपिक नंबर 5 हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड लेसन प्लानिंग। ठीक, इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखो सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट द लर्नर शुड लर्न और बी एबल टू डू आफ्टर द लेसन। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है पाठ पढ़ने के बाद, जैसे स्कूल में हम लोग ने पढ़े ना लेसन, इंग्लिश की क्लास में बोलते थे कि हाँ लेसन पढ़ना है, हिंदी की क्लास में बोलते पाठ पढ़ना है, तो वही पाठ है ना। पाठ पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट है या जो ट्रेनी है, ट्रेनी बोलने से जिससे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, और जो ट्रेनिंग मतलब कहना चाहिए कि जो ट्रेनिंग देता है वो कौन है, ट्रेनर है, और जो ट्रेनिंग लेता है वो कौन होता है, ट्रेनी होता है। ठीक, जो स्टूडेंट है और ट्रेनी क्या सीख पाएगा या क्या कर पाएगा, मतलब यहाँ पर उसे क्या सिखाना है, इस चीज़ को बोला जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सब्जेक्ट है, इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट हैं। हमारा यहाँ पर जैसे अभी हमने क्या पढ़े थे, अभी हमने यहाँ पर पढ़े जैसे ट्रेनिंग इवोल्यूशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये हमारे एक एक पार्ट है समझते हैं। जैसे स्कूल में रहता था ना, एक पार्ट रहता था, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उस तरीके से ही तो यहाँ पर ये भी हमारा एक पार्ट है समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि पाठ पढ़ने के बाद में जो स्टूडेंट है या जो ट्रेनी है क्या सीख पाएगा, क्या कर पाएगा, और मतलब उसे मतलब क्या सिखाना है, यही चीज़ को कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। फिर लेसन प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ टू टीच अ लेसन। देखो लेसन प्लानिंग का मतलब है पहले से ये तय करना कि पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा, पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा। देखो एक सिंपल यहाँ पर इसमें डिफरेंसेस है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव व्हाट टू डू टीच, मतलब यहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, और लेसन प्लानिंग में है हाउ टू टीच मतलब कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाउ टू टीच मतलब कैसे पढ़ाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा, ये बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। जैसे हमने यहाँ पर पहले देखे कि पाठ पढ़ाने के बाद स्टूडेंट क्या सीख पाएगा, जैसे हमारी क्लास देखने के बाद में या वीडियो देखने के बाद आप क्या सीख पाओगे, वो क्या है यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। और हमने यहाँ पर पहले से मतलब प्लानिंग की है कि लेसन को कैसे पढ़ाना है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ लेसन प्लानिंग। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले है क्लियर लर्निंग गोल, सीखने का स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। लर्नर को पता होता है कि क्या सीखना है। ठीक, जैसे मान लो कि आप लर्नर हो, आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको इस वीडियो से या इस पार्ट से क्या सीखना है। ठीक, गाइड्स
टीचिंग, शिक्षण को दिशा देना, टीचर या जो ट्रेनर है उसको सही दिशा में पढ़ाने में मदद करना। जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बोले थे कि 5 यूनिट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आपको वो पढ़ाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप लोगों को मतलब जो टीचर है या जो ट्रेनर है, ठीक, जो टीचर है या ट्रेनर है उनको सही दिशा में पढ़ाने में मदद होती है। मतलब हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाले और उसी को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, सही दिशा में हमें पढ़ाने में यहाँ पर मदद हो रही है। इजी इवोल्यूशन, मूल्यांकन आसान होता है, चेक करना आसान होता है कि लर्निंग हुई या नहीं हुई। तो ये सब क्या है, इसके इंपॉर्टेंस है। फिर लेसन प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, सिस्टमैटिक टीचिंग, व्यवस्थित पढ़ाई, पाठ क्रमबद्ध और सही तरीके से पढ़ाया जाता है। मतलब जो लेसन है वो सिस्टमैटिक पढ़ाया जाता है और सही तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर पहले से लेसन की प्लानिंग करके आए कि हमें कैसे पढ़ाना है, तो ये क्या हुआ, एक सिस्टमैटिक हम यहाँ पर लेसन को पढ़ा पा रहे हैं और सही तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, ठीक। बेटर टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग करना, कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग होना। मतलब हमने यहाँ पर देखो पूरी 5 यूनिट को बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो, बेटर टाइम मैनेजमेंट हुआ, ठीक। इफेक्टिव लर्निंग, सीखना प्रभावी होता है, स्टूडेंट या ट्रेनी को विषय आसानी से समझ में आ जाते हैं, ठीक। फिर है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, क्या है, गिव्स डायरेक्शन टू लर्निंग, मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है उसको सही दिशा दी जाती है, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। लेसन प्लानिंग क्या होता है, मेक टीचिंग सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव, मतलब यहाँ पर जो टीचिंग है वो सिस्टमैटिक और इफेक्टिव हो जाती है लेसन प्लानिंग के थ्रू, ठीक। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 में हमारा फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसकी भी जो मीनिंग है, मीनिंग को डिस्कस करते हैं। फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट मीन्स ऑल द फिजिकल फैसिलिटीज एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट required to smoothly conduct an activity, program, training or business operation. It include arrangement of place, equipment, materials, transportation, storage and other necessary facilities. देखो, जो फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट का मतलब है क्या है, किसी भी एक्टिविटी, जो ट्रेनिंग है, इवेंट है, जो एक्टिविटी है, ट्रेनिंग है, इवेंट है या बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए की जाने वाली सभी भौतिक मतलब फिजिकल और लॉजिस्टिक सुविधाओं की व्यवस्था। मतलब देखो, इसमें क्या होता है, जगह, फर्नीचर, मशीनें, सामग्री, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि की प्रॉपर प्लानिंग इंक्लूड होती है। जैसे मान लो कि आपको कोई बिजनेस करना है, तो आप पहले यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करोगे ना कि बिजनेस करने के लिए जगह है ना, जगह देखोगे, फिर फर्नीचर, मशीनें होना चाहिए, सामग्रियाँ होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इन सब की प्रॉपर प्लानिंग करोगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है यहाँ पर फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, ठीक। पर हम यहाँ पर जो फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, अगर उसको हम यहाँ पर एक सिंपल लाइन में समझे तो यही है फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट की। अगर मान लो किसी को कोई एक्टिविटी करना है, कोई ट्रेनिंग है, कोई इवेंट कराना है या बिजनेस ओपन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जगह देखी जाती है कि भाई बिजनेस कहाँ कराना है, इवेंट कहाँ कराना है। फिर उसके लिए फर्नीचर, मशीनें, जो भी सामान चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इन सभी सारी चीज़ों की क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं यहाँ पर फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, ठीक। ये सिंपल एक लाइन में हम यहाँ पर इसको समझ लिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे इसके जो एक एग्जाम्पल है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में करवाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्लासरूम, फिर चेयर, वहाँ चेयर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि चटाई लगा के नीचे बैठ जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर प्रॉपर चेयर होना चाहिए, फर्नीचर्स होनी चाहिए,
प्रोजेक्टर है या नहीं, ट्रेनिंग मटेरियल, और जो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था कराना, ये सब क्या है, इसी को कहते हैं यहाँ पर फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट। ठीक, ऐसे ही एक ऑफिस का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, फिर इवेंट या सेमिनार का भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी, जैसे मान लो कि अपने घर में शादी है, तो शादी के लिए हम सारे अरेंजमेंट कराते हैं ना, तो उसको भी हम यहाँ पर कह सकते हैं लॉजिस्टिक और फिजिकल अरेंजमेंट। ठीक, देखो किसी भी काम को सही तरीके से चलाने के लिए जगह, मतलब जो भी सामग्री चाहिए होती होगी, सामान चाहिए होता होगा, जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की जो भी प्लानिंग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंस हैं उसको देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंस हैं, जो फिजिकल एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, उसके इम्पोर्टेंस में क्या है, स्मूथ वर्किंग, मतलब काम सुचारू रूप से होता है। जब सारी चीज़ों का अरेंजमेंट अच्छे से होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, काम अच्छे से होगा, सही व्यवस्था से काम बिना रुकावट के पूरा होता है। ठीक, सेव टाइम, मतलब समय की बचत होती है। जब यहाँ पर सारी चीज़ों की प्लानिंग अच्छे से होगी, पहले से तैयारी होने पर समय बर्बाद नहीं होता। सभी चीज़ों की प्लानिंग जब पहले से होगी तो यहाँ पर जो है टाइम सेव होगा, समय बर्बाद नहीं होगा। बेटर लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, देखो बेहतर सीखने का माहौल बनता है। देखो अच्छी सुविधा से सीखने और काम करने में आसानी होती है। ठीक, ये क्या है, इसके इम्पोर्टेंस हैं। फिर है यहाँ पर और आगे, अवॉइड कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम। देखो समस्याएं और अव्यवस्था कम होती है जब सारी चीज़ों का अरेंजमेंट अच्छे से होगा, व्यवस्था अच्छे से होगी, तो यहाँ पर जैसे प्रॉपर प्लानिंग से क्या होता है, गलती नहीं होती है और कंफ्यूजन नहीं होता है। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का सही उपयोग होता है। जगह, सामग्री और उपकरण बेकार नहीं जाते हैं। सही प्लानिंग होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी रिसोर्स हैं, उनका भी सही तरीके से यहाँ पर यूज होगा। फिर है इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, देखो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल और मोटिवेट महसूस करते हैं। जब सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि कंफर्टेबल फील होता है ना, कंफर्टेबल फील होता है। तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक थे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के, सारे टॉपिक को हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किए हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और सभी स्टूडेंट को वीवी एजुकेशन सर्विस की ओर से जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।